अब से कुछ सालों बाद हमारे सूरज की भी सारी गैसें खत्म हो जाएगी और फिर वो एक शांत सितारा नहीं बल्कि एक लाल दानव बन जाएगा, जो इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा गर्म होगा कि धरती समेत पूरे सौरमंडल को जलाकर राख कर देगा। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, उससे पहले ही हम लोगों को ये पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे सौरमंडल में या फिर किसी दूसरी आकाशगंगा में अपने लिए कोई नया घर ढूंढना होगा, जहाँ पर फिर से जीवन पनप सके, जैसा कि कभी पृथ्वी पर पनपा था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर कुचालिया और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस सूरज को हम सदियों से पूजते हुए आ रहे थे, अब से कुछ ही सालों बाद वही सूरज हमें जलाकर राख कर देगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरज का जन्म आखिरकार कैसे हुआ और ऐसी क्या वजह है कि हमें जीवन देने वाला सूरज ही एक दिन हमारी मौत का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पहले दिन। अब से लगभग 460 करोड़ साल पहले हमारे सौरमंडल की पहली रूपरेखा उभरने लगी थी, जहां पर धूल और गैस के बड़े बड़े बादल आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं धूल और गैस के बादलों को हम नेबुला भी कहते हैं। बाद में ये सभी बादल ग्रेविटी के कारण आपस में सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जन्म होता है एक छोटे से कोर का, जिसे हम एक प्रोटोस्टार भी कह सकते हैं। और बाद में इसी प्रोटोस्टार के चारों ओर ये सभी बादल एक डिस्क के रूप में घूमना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इस घूमती हुई डिस्क में मौजूद धूल और गैस के बादल आपस में जुड़ने लगते हैं और यहीं से शुरुआत होती है हमारे ग्रहों के बनने की। वहीं दूसरी ओर जो सेंटर में कोर मौजूद था, यानी कि जो हमारा प्रोटोस्टार था, वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा गर्म और इतना ज़्यादा सघन होने लगता है कि इसकी चमक को उस टाइम पर करोड़ों किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इसे आप हमारे आज के सूरज का बेबी वर्जन भी कह सकते हो, जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना था। इसी के साथ ही इन धूल और बादलों से मिलकर बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए थे। और ये सब हुआ था पहले 1 करोड़ सालों में, लेकिन अगले 5 करोड़ सालों में जो होगा वो काफ़ी चौंकाने वाला था। 5 करोड़ साल बाद। अब इस बेबी स्टार के अंदर दबाव और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने लगता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम को बनाने लगते हैं, जिसमें कमाल की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यहीं से जन्म होता है हमारे आज के सूरज का। साथ ही बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे पथरीले ग्रह भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। वहीं अब जो हमारा सूरज है वो अपने कोर में चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से कमाल की ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। हालांकि ये अभी भी एक बेबी स्टार ही है, लेकिन ये बेबी स्टार 1 सेकंड में 60,000 करोड़ किलोग्राम गैस जला रहा था। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा बेबी स्टार था, यानी कि जो हमारा सूरज था, वो सिर्फ 1 सेकंड में जितनी पावर निकाल रहा था, सिर्फ उस 1 सेकंड की पावर से पृथ्वी पर मौजूद सभी ग्रहों को अगले 5 लाख सालों तक बिजली दी जा सकती थी। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि बेबी स्टार होने के बावजूद भी हमारा सूरज कितनी ज्यादा पावर निकाल रहा था, क्योंकि जो हमारा सूरज है उसकी शुरुआत ही इतनी ज्यादा हाइड्रोजन के साथ हुई थी कि ये लगभग 1000 करोड़ सालों तक ऐसे ही लगातार ऊर्जा दे सकता है। साथ ही हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर हमारा सूरज छोटा होता तब हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि अगर ये छोटा होता तो ना इसके अंदर इतनी ग्रेविटी होती कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन को शुरू कर पाए, और जब न्यूक्लियर फ्यूजन ही शुरू नहीं हो पाता तो हमारा सूरज इतनी ज़्यादा ऊर्जा कैसे बनाता। ऐसी कंडीशन में बिना सूरज की रोशनी और गर्मी के पृथ्वी पर जीवन कभी भी पनप ही नहीं पाता। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो पाया। खैर, ये सब बात तो हम बड़े अच्छे जानते हैं कि जो हमारा सूरज है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और लगातार ऊर्जा बना रहा है, लेकिन ये इतनी ऊर्जा बना कैसे रहा है? तो इसके लिए हमें इसके कोर में झांक कर देखना होगा, जहाँ पर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है और हर सेकंड में इतनी ऊर्जा निकल रही है जितनी 100 करोड़ बमों को फटने पर निकलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सूरज के अंदर हर सेकंड 100 करोड़ बम फूट रहे हैं तो फिर सूरज फटता क्यों नहीं है? तो देखिए, ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सूरज के कोर में जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो जो एनर्जी है वो बाहर की ओर धक्का मारती है और सूरज को फुलाने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सूरज का जो मास है वो बहुत ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है, वो उसी एनर्जी को अंदर की ओर खींचता है और ये प्रोसेस लगातार चलता है। इसीलिए सूरज से बाहर जो ऊर्जा निकलती है वो रेडिएशन और हीट के रूप में निकलती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हर सेकंड 100 करोड़ बम फूटने के बाद भी सूरज फटता क्यों नहीं है। 23 करोड़ साल बाद। ठीक इस टाइम तक हमारे सौरमंडल ने अपने गैलेक्सी का पहला चक्कर पूरा कर लिया था, जिसे हम गैलेक्टिक ईयर या सूर्यवर्ष भी कहते हैं। और अब हमारा ये सूरज कोई बेबी स्टार नहीं रहा, बल्कि अब ये जवान हो चुका है। हालांकि ये अभी भी हमारे आज के सूरज के मुकाबले सिर्फ 70% ही ब्राइट है, लेकिन इसके अंदर चल रहे लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ये हर 10 करोड़ साल में अपनी चमक को 1% तक बढ़ा लेता है। वहीं अगर बात करें पृथ्वी की, तो यहाँ अभी भी जीवन का कोई नामो निशान मौजूद ही नहीं है। हर तरफ सिर्फ लावा ही लावा है और अंतरिक्ष से गिरते हुए उल्का पिंड। 400 करोड़ साल बाद।
अब हमारा सूरज अपनी युवावस्था के मध्य में पहुंच चुका था और अब इसके अंदर टेम्परेचर और ब्राइटनेस काफ़ी हद तक स्थिर हो चुकी थी और जो इसकी ब्राइटनेस है वो आज के सूरज के मुकाबले लगभग 95% तक पहुंच चुकी थी। वहीं बात करें अगर पृथ्वी की, तो ये कंडीशन हमारी पृथ्वी पर जीवन के फल फूलने के लिए एकदम परफेक्ट थी। ये वो दौर था जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। 460 करोड़ साल बाद। ठीक है दोस्तों, अब हम आज के मॉडर्न डे में पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे सूरज ने अपने जीवन का आधा सफर तय कर लिया है और अब इसकी जो ब्राइटनेस है वो लगभग 100% है। साथ ही इसके अंदर जो अरबों सालों से न्यूक्लियर फ्यूजन चलता हुआ आ रहा है वो अब जाकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब इसके अंदर हर एक सेकेंड में करोड़ों बार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे भी हमारे सूरज के अंदर ऐसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहेगा? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि अभी भी हमारे सूरज के पास इतना ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है कि वो अगले 500 करोड़ सालों तक ऐसी ही ऊर्जा देता रहेगा। हाँ, वो बात लगेगी कि इन 500 करोड़ सालों में सूरज के अंदर काफ़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें फ्यूचर में जाकर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फ्यूचर की सैर कर आते हैं। 520 करोड़ साल बाद। अब हमारे सूरज की जो चमक है वो लगभग 6% तक बढ़ चुकी है, जिसका मतलब है कि अब हमारा सूरज भारी मात्रा में सोलर रेडिएशन निकाल रहा होगा, जिसका सीधा असर हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। क्योंकि बढ़ते हुए सोलर रेडिएशन की वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लगेगी, जिस वजह से हमारे पेड़ पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो करना लगभग असंभव हो जाएगा, जिसकी वजह से सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएंगे और इसके कुछ ही दिनों बाद ही धीरे धीरे सभी जीव जंतु भी मरना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जो जीवन बचेगा वो बचेगा बड़े बड़े महासागरों में। 560 करोड़ साल बाद। अब हमारे सूरज की चमक लगभग 10% तक बढ़ चुकी है। साथ ही ये पहले के मुकाबले और ज़्यादा गर्म भी हो चुका है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े महासागर सूख चुके हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया है। अब हमारी पृथ्वी बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह दिखनी शुरू हो गई है। बस उम्मीद करो कि ये टाइम आने से पहले हम इंसान ये पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर सुरक्षित पहुँच गए हों। 900 करोड़ साल बाद। अब हमारे सूरज का साइज लगभग 10 गुना तक बढ़ चुका है और अब ये एक रेड जाइंट यानी लाल दानव बन चुका है, क्योंकि इसके कोर में जो हाइड्रोजन मौजूद था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसी वजह से इसके कोर में जो अरबों सालों से न्यूक्लियर फ्यूजन होता हुआ आ रहा था वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है। अब इसके कोर में अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ हीलियम, जिसकी वजह से एक रेड जाइंट बन चुका है। साथ ही इसकी जो ब्राइटनेस है वो लगभग आज के मुकाबले 100 गुना तक बढ़ चुकी है, जिस वजह से पृथ्वी पर मौजूद हर ठोस चीज पिघलकर लावा बन जाएगी। आप चाहे तो इस पर पानी का जहाज भी चला सकते हो, लेकिन बस दिक्कत यही है कि ये सब करने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 1000 करोड़ साल बाद। अब हमारे सूरज का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि इसने बुध, शुक्र और पृथ्वी जैसे ग्रहों को निकलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके कोर में हाइड्रोजन तो पहले से ही खत्म हो गया था, लेकिन जो हीलियम बचा था वो भी अब जलकर खत्म हो चुका है। अब हमारे सूरज का कोर कार्बन ऑक्सीजन में बदल गया है, जिसकी वजह से हमारे सूरज ने अपना मास और ग्रेविटी दोनों खोना शुरू कर दिए हैं और इसी वजह से सौरमंडल में मौजूद बाकी बचे हुए ग्रहों ने सूरज की परिक्रमा करना छोड़ दिया है और अब ये सभी ग्रह अंतरिक्ष में कहीं भटकते हुए नजर आएंगे। 1050 करोड़ साल बाद। ठीक इस टाइम तक हमारा सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ बन चुका होगा, जिसका साइज लगभग पृथ्वी जितना ही होगा, लेकिन ये पृथ्वी के मुकाबले लगभग 2 लाख गुना ज़्यादा डेंस होगा। अब हमारा सूरज धीरे धीरे अरबों सालों तक ठंडा होता रहेगा, क्योंकि बिग बैंग के बाद जितने भी तारे व्हाइट ड्वार्फ में बदले हैं वो सभी पिछले 1000 करोड़ सालों से धीरे धीरे ठंडे होते हुए आ रहे हैं और ऐसा ही कुछ हमारे सूरज के साथ भी होगा, जिसके करोड़ों साल बाद हमारा सूरज एक ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे पहले ही हम लोग ये पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे सौरमंडल में या फिर किसी दूसरी आकाशगंगा में अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।